और अब आपको सबसे पहले खबर बताते हैं उदयपुर से, जहां पुलिस की संवेदनहीनता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहां एक 15 साल की नाबालिग से गांव के ही एक युवक ने चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के गर्भवती होने का पता तब चला जब उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। परिजनों ने 28 जून को मांडवा थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय उन्हें समाज की पंचायत में मामला सुलझाने की सलाह दी। क्या है पूरा मामला, आगे इस रिपोर्ट में आप देखिए। उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद किशोरी गर्भवती हुई और बच्चे को भी जन्म दिया, और हद तो तब हो गई जब आरोपी युवक बच्चे को छीन कर ले भागा। इतना सब कुछ होने के बाद भी थाना पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। पीड़ित परिवार एसपी से मिला, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। थानाधिकारी देवीलाल मीणा की लापरवाही सामने आने पर आईजी गौरव श्रीवास्तव ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। मामला पिछले साल का है। पीड़िता जंगल में लकड़ी लेने गई थी। वहां आरोपी सर्दी राम ने चाकू की नोक पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को किसी से कुछ न कहने की धमकी दी। डर की वजह से पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उसके गर्भवती होने का पता चला। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो सामाजिक स्तर पर बात सुलझाने की सलाह दी गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता को गुजरात ले जाया गया, जहां एक हॉस्पिटल में उसने बच्चे को जन्म दिया। जब ये लोग गांव लौटे तो आरोपी के साथ उसके परिजन आए और धमकाकर नवजात बच्चे को पीड़िता से छीन कर ले गए। इसके बाद परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा। मामला बढ़ने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने ये बताया कि उनकी बच्ची के साथ में जंगल में ले जाकर जब लकड़ियाँ लेने गई थी तो जंगल में ही ले जाकर उसने आरोपी ने उसका रेप किया था, और उसके रेप के 3-4 महीने बाद उसको डराया धमकाया था, चाकू दिखा के उसका रेप किया गया था। तो डर के मारे बच्ची ने घर वालों को बताया नहीं, और फिर 3-4 महीने बाद में जब बच्ची का पेट ऊपर आया, तबीयत बिगड़ी, तब उसको ले जाके हॉस्पिटल में दिखाया, तब पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। तो पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर मजबूरन उस नाबालिग बच्ची को गुजरात में ले जाके उसकी प्रेगनेंसी कराई गई और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उन्होंने घर आने के बाद में उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दी, तब भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसपी साहब को 18 तारीख को ही पेश कर दिया था। जब ये परिवादी 18 तारीख को हमारे पास आया, एसपी साहब को तुरंत सूचना दी, रिपोर्ट पेश करवाई और उन्होंने प्रकरण दर्ज करने के आदेश उसी समय दे दिए थे। 18 तारीख को प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए, परंतु अब तक भी 24 दिन बाद भी कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था। सर्दी राम ने खोटा काम किया था, चाकू दिखा के 2 बार खोटा काम किया, और उसके बाद मेरी लड़की गिराई तो मेरे को कोई बोला ही नहीं था, और उसके बाद लड़की का पेट ऊपर आने लगा। फिर डॉक्टर के पास में लेके जाके मैंने जांच करवाई। ठीक है। तो बच्ची के पेट में बच्चा था। अच्छा। इसलिए फिर मैंने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद पुलिस स्टेशन वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की उदासीनता, पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली है। दरअसल पिछले साल नवंबर 2024 को 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ में दुष्कर्म की वारदात हुई। चाकू की नोक पर आरोपी ने दुष्कर्म किया और डराया धमकाया कि किसी को ना बताए। जो किशोरी थी वो काफ़ी डरी सहमी थी। घर पर जाकर वारदात के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन 4 से 5 माह बीतने के बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो जांच में पता चला जो किशोरी है वह गर्भवती हो गई है। तो उसके पिता, माता सहित उसके परिजन जो है पुलिस के पास पहुंचे और दुष्कर्म की शिकायत दी, लेकिन पुलिस में क्योंकि वहाँ के थानाधिकारी देवीलाल मीणा है, उन्होंने सामाजिक स्तर पर मामले को निपटाने की चर्चा करते हुए वहीं दबा दिया गया। मजबूरन नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि गुजरात के एक निजी हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद भी पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाकर पीड़िता के परिजन पहुंचे और पीड़िता खुद पहुंची, तब भी देवीलाल मीणा जो थानाधिकारी थे उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर उदयपुर में एक एडवोकेट है, उनके पास में जब पीड़ित परिवार के जने पहुँचे और एसपी के पास गुहार लगाई, तब जाकर कार्रवाई आगे बढ़ी और मामला जब बढ़ा और मामला मीडिया में उठा, तब जाकर
इसमें एफआईआर दर्ज की गई और अब आईजी गौरव श्रीवास्तव ने इस मामले में एक्शन लिया है और जो थानाधिकारी देवीलाल मीणा है उसको सस्पेंड किया है। फिलहाल मामला बढ़ने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और थानाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन घटनाओं के होने के बाद भी पुलिस इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है। अब कार्रवाई बढ़ते हुए आरोपी को पुलिस पकड़ने की तलाश में है, लेकिन इस बीच में एक गंभीर और एक चौंकाने वाली घटना भी इस दुष्कर्म की घटना के दौरान हुई। जब पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया, उस नवजात को लेकर जब घर पहुंचे तो आरोपी के परिजन पीड़िता के घर पहुंचे और जबरन उस नवजात बच्चे को छीनकर अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो बच्चा कहाँ है, नवजात कहाँ है, ना तो पुलिस को पता है ना उस माँ को पता है जिसने कम उम्र में भी एक संतान को जन्म दे दिया गया। अब पुलिस उस बच्चे की भी तलाश में है और आरोपी की तलाश में है, जुटी हुई है, लेकिन दोनों का फिलहाल किसी भी बारे में कुछ पता नहीं है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। वहीं प्रदेश में ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर 15 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया। अब इसके साथ ही झुंझुनू से भी नेटवर्किंग कंपनी के जरिए लोगों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। दोनों ही जिलों में करोड़ों की ठगी हुई है और इस वारदात को ठगों ने काफी शातिर तरीके से अंजाम दिया। कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मिस्टर भावेश माली सर ठगी के लिए ठग नए नए पैतरे अपना रहे हैं और प्रदेश में आजकल ठगी के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बात बांसवाड़ा की करें तो बांसवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों के करीब 250 निवेशकों ने पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा को परिवाद सौंपकर ओरिस कॉइन नामक फर्जी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करवाने वाले 8 आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिवाद के मुताबिक मुख्य आरोपी भावेश माली और ऋतिक माली ने अपने समाज के लोगों का भरोसा जीतकर ओरिस कॉइन में निवेश करवाने का प्रलोभन दिया। उन्होंने बताया कि ये नई क्रिप्टो करेंसी अपनॉमिक साइट से जुड़ी हुई है जो जल्द लॉन्च होने वाली है और इसमें निवेश करने पर हर महीने 10% रिटर्न मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा खेल क्या था और आरोपियों ने किस तरह से लोगों को फंसाया। तो आरोपियों ने बड़े बड़े होटल्स में सेमिनार आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में बाकी आरोपियों यानी कि अनिल जायसवाल, दुर्गेश चौरसिया, सासुनी ठाकुर, श्वेता झा, राहुल खुराना को कंपनी के टीम लीडर के रूप में प्रस्तुत किया गया। सेमिनार में बताया गया कि ओरिस कॉइन फरवरी 2024 में गोवा में लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च से पहले निवेश करने पर भारी मुनाफा मिलेगा। 14 फरवरी 2024 को गोवा में ओरिस कॉइन का भव्य लॉन्च आयोजन किया गया। निवेशकों को होटल में ठहराया गया और कॉइन को अनलॉक दिखाया गया। लॉन्च के कुछ समय बाद ही कॉइन का सर्वर और वेबसाइट दोनों बंद हो गए। निवेशकों ने जब संपर्क किया तो सभी आरोपी फोन बंद करके गायब हो गए। 250 निवेशकों से लगभग 15 करोड़ की ठगी हुई। बांसवाड़ा जिले से गिने जाएं तो लगभग बांसवाड़ा जिले में 250 से 300 लोग हैं, जिसमें 15 करोड़ के आसपास की ठगी है ये। और बांसवाड़ा जिले के हमारे इतने लोग हैं, उसके बाद में हमारे साथ नीचे जो लोग दूसरे काम करने के लिए आए हमारे साथ डूंगरपुर से हैं, रतलाम से हैं, मंदसौर से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, घाटोल से हैं, अलग अलग जिले से भी लोग हैं। हमारे को झांसे में इन्होंने बड़ी बड़ी होटलों में सेमिनार कराया, पैसों का लालच दिया, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ दिलाएंगे आपको, आईफोन्स के वो एडवर्टाइजमेंट करवाई। उन्होंने बोला कि आपको विदेश टूर कराया जाएगा, गोवा है, वियतनाम वगैरह हर जगह पे आपको ले जाया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने हमको लाखों रुपए का लालच दिया कि आपको 5 साल बाद ये कॉइन बेचने के बाद में आपका समथिंग अमाउंट पर कैंडिडेट 1 करोड़ के आसपास होगा। स्टार्ट में जैसे कॉइन्स वगैरह थे, आप 1,14,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो, मिनिमम इतना था, और कॉइन्स मिले। कॉइन्स में आप जैसे आज कम वैल्यू है, आज आगे 2 साल 3 साल 4 साल बाद में आपकी कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे आपके अमाउंट भी बढ़ जाएगा। जैसे 1,14,000 का आप ज्यादा नहीं जाए, 2 साल में 3 साल में जो वैल्यू बढ़ी, नहीं तो 20 लाख रुपए हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा, वैसे करके आप जितने कॉइन्स खरीदोगे, जितने ज्यादा क्वांटिटी कॉइन करोगे, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। निवेशकों ने मांग की है कि सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी और साइबर अपराध की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए और निवेशकों को उनके पैसे वापस किए जाएं। उन्होंने हमको बोला पहले कि आपको अब 5,000 रुपए कैश मिलेंगे, उसके बाद में 5,000 के आपके डॉलर आएंगे
कॉइन आएंगे। उसके बाद में उन्होंने ये चीज 2 महीने चलाई। 2 महीने के बाद में उन्होंने हमको बोला कि भाई अगर तुमको पैसा विड्रॉल करना है, तुम्हारे नीचे आदमी लोग जोड़ने पड़ेंगे, इन लोगों को जोड़ोगे तो तुमको पैसा मिलेगा। पहले ये चीज हमको नहीं बताई गई थी। फिर इन्होंने ऐसे करके हमारे साथ में ठगी करना चालू करा। हमने लोगों को जोड़ना बंद कर दिया। लोगों को जोड़ना बंद करा तो हमसे कुछ दिन तक उन्होंने फोन पे बातें करी, सब कुछ करी। अभी उनको फोन करते हैं, हम फोन नहीं उठाते और उनको हम प्रेशरलाइज करते हैं कि हम केस करेंगे। यूँ हमने बोला हम केस करेंगे, एसपी ऑफिस तक जाएंगे, ज्ञापन देंगे। तो हमको उल्टा डराते कि तुम लोगों से मैं पूछवाऊंगा एसपी साहब से कि तुम लोग इतना पैसा लाए कहाँ से। एसपी साहब से ज्ञापन दिया हुआ है, वकील साहब के थ्रू हमने साइबर में भी कंप्लेन करवाई है। अब बात झुंझुनू की करते हैं। यहाँ रिलायबल नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले झुंझुनू निवासी दंपति श्रीराम सैनी और उसकी पत्नी नीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों 13 सालों से फरार चल रहे थे। आरोपी दंपति ने खुद को नई पहचान और नाम के साथ दिल्ली में छिपा रखा था, जहां से दौसा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद झुंझुनू कोतवाली पुलिस दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रिलायबल कंपनी के संचालक रहे श्रीराम सैनी और उसकी पत्नी नीना देवी ने करीब 15 साल पहले नेटवर्किंग कंपनी की शुरुआत की थी। लोगों को मोटे कमीशन, उपहार और पुरस्कारों का लालच देकर इस योजना से वो लोग जोड़ते गए। कंपनी ने लोगों को ऑफर दिया था कि अगर वो नए सदस्य जोड़ेंगे तो उन्हें कंप्यूटर, बाइक, कार और प्लॉट जैसे इनाम दिए जाएंगे। इसी झांसे में जिले और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोग फंस गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि कंपनी के जरिए करीब 33,000 लोगों से लगभग 22 करोड़ की ठगी की गई है। जब लोगों ने पैसे या इनाम की मांग की तो कंपनी के दफ्तर बंद हो गए और संचालक फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ झुंझुनू सहित कई जिलों में ठगी के प्रकरण दर्ज हैं। लंबे समय से दोनों की तलाश की जा रही थी। 13 साल बाद दौसा पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर दिल्ली में छिपे इस दंपति को गिरफ्तार किया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे दूसरे साथियों और ठगी के नेटवर्क के बारे में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। श्रीराम सैनी और उसकी पत्नी नीना देवी सैनी वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज होने के बाद से लगातार फरार थे, जिनको पुलिस ने दौसा और बांदीकुई जेल से प्रोडक्शन के वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध अन्य भी धोखाधड़ी के मामले और एक्सीडेंट के मामले कुल 5 प्रकरण हैं, जिनमें ये फरार चल रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में काफ़ी लोगों से ठगी की है, दौसा में, जयपुर में, अन्य स्थानों पर भी है और जानकारी के मुताबिक इन्होंने कई हजारों लोगों से ठगी की है। अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ रुपए की ठगी की जानकारी अन्य थानों से भी प्राप्त। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। वहीं राजधानी जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। यहां एक स्कूल में 7 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की गई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच भी हो रही है। लेकिन इस घटना ने निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जयपुर में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। गांधीनगर थाना इलाके में 7 साल की छात्रा के साथ स्कूल के बाथरूम में दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोप में परिजनों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में बताया गया है कि उनकी बच्ची स्कूल के बाथरूम में गई थी, जहां पर दीवार कूदकर स्कूल के अंदर आए एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। स्कूल स्टाफ को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने परिजनों को इसकी जानकारी दी। स्कूल में कूदकर आए युवक को पुलिस ने चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। हमें सूचना मिली जालाना किसी स्कूल के अंदर किसी बच्ची के साथ में वो छेड़खानी की कोई घटना हुई है। तुरंत हमने एक टीम यहाँ से मामले की संगीनता को देखते हुए टीम रवाना करी और मामले का पता किया तो पता चला कि इस तरीके से 7 साल की बच्ची के साथ में छेड़खानी की घटना हुई है। और तुरंत हमने पता लगा के कि कौन व्यक्ति था, उसको टीमों द्वारा दस्तयाब किया गया, त्वरित कार्रवाई करते हुए और मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी जो है लगभग 35 साल की उम्र है उसकी, वही उसी कॉलोनी का रहने वाला है, अनिल सैनी नाम का आरोपी है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन उससे अभी हमारा जारी है, क्यों क्या वजह इसके पीछे रही वो आगे अनुसंधान से सामने आएगा। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनकी 7 साल की बच्ची स्थानीय स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। रोज की तरह वो शनिवार को भी स्कूल गई थी। स्कूल में करीब 10 बजे वो बाथरूम गई, जहां स्कूल की दीवार को कूदकर आए युवक अनिल उर्फ मुन्ना ने बच्ची के साथ बाथरूम में अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। स्कूल प्रशासन ने जैसे ही उसे देखा वो फरार हो गया।
आरोपी स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर रहता है। इससे पहले भी आरोपी गांधीनगर थाने में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। साथ ही इसी स्कूल के स्टाफ से आरोपी ने झगड़ा भी किया था। इस घटना के बाद निजी स्कूल की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे बाहर से बदमाश स्कूल की दीवार कूदकर अंदर घुस जाता है और छोटी बच्ची को अपना निशाना बनाना चाहता है। लेकिन बच्ची ने बहादुरी दिखाई और इसका विरोध किया, शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकला। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। राजधानी जयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक असामाजिक तत्व, एक अपराधी ने महज 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दरअसल गांधीनगर इलाके में स्कूल थी और स्कूल की दीवार कूदकर आरोपी जो है वो स्कूल के अंदर घुस गया और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन बच्ची ने जागरूकता दिखाई, शोर मचाया, जिसकी वजह से अपराधी भाग गया। उसके बाद गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, टीमें गठित की और आरोपी मुन्ना उर्फ अनिल को गिरफ्तार किया है। अब तक की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शराबी है और शराब के नशे में ही संभवतः इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है और इसी स्कूल के कुछ स्टाफ के साथ उसने झगड़ा किया था। इस आरोप में उसे गिरफ्तार किया था। बहरहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में उससे और भी कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सेन की आत्महत्या ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। सूदखोरों ने एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया और सुसाइड नोट के आधार पर परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। काफी समझाने के बाद परिजनों ने धरना खत्म किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। झुंझुनू में एक सरकारी अधिकारी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। उन्होंने 4 पेज के सुसाइड नोट में सूदखोरों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने सुसाइड नोट के आधार पर 7 सूदखोरों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। आत्महत्या के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को लेने से इनकार कर दिया और BDK अस्पताल के मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पुलिस की विशेष टीम नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इसके बाद परिजनों ने धरना खत्म किया। बात यही रखी गई कि उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है और पुलिस का पूरा प्रयास जारी है, तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन है या फिर पुलिस एक्शन है, वो उनपे भी जो भी कानूनी लागू होता है उसके अंतर्गत पूरा एक्शन लिया जाएगा। आप सोचिए कि कोई इंसान सूदखोरों से इतना परेशान हो जाए कि उसे अपनी जान ले लेना आसान लगे, तो वो किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा होगा। अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम लिखे हैं जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि सुरेश सैनी ने इस संबंध में पुलिस को पहले भी सूचित किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से वो मानसिक तनाव में थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही सुरेश को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। तो हमने तो कभी उनके साथ देखा नहीं। उनका सिर्फ लेन देन पैसे थे कि वो लोग ब्याज तक ही सीमित थे और उनका क्या पारिवारिक रिश्ता था। पारिवारिक रिश्ता होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। बैठो। तो क्या कभी इस चीज़ को लेके उन्होंने परिवार में चर्चा की कि इस तरीके का दबाव उन पे बनाया जा रहा है? कभी किसी से सुलह करने की कोई मांग की? अभी 1.5-2 महीने में ज़रूर एक आदमी का नाम हमारे सामने आया था, हमारे सामने जिक्र किया था, जो सुधीर कटारिया नाम का आदमी है। उससे मैं भी मिला था, हम भी मिले थे, सुलह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमारी बात को माना नहीं कि मैं इस मामले में सलटना नहीं चाह रहा। वो कह रहा था कोई 1.5-2 करोड़ रुपए हो रहे हैं मेरे, जबकि इनके मूल 45 लाख रुपए थे, लिखा हुआ भी है वो। हम उनको ढूंढे देने के लिए तैयार थे। एक जो जहाँ पे इन्होंने सुसाइड किया है, जो दुकान जो बीरबल बाजार बताया जा रहा है, वो पूरा मार्केट इन्हीं के द्वारा बनाया गया था? इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। 60 दुकानें हैं और 12 प्लेटों जो भी है बनाया इन्हीं के द्वारा, मात्र अकेले पूरा का पूरा इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो उसमें बेच दी पूरी दुकानें या अभी भी उनके पास? ये मैं पूरा पता नहीं है हमें।
कितनी क्या दुकानें इसमें हैं? पूरा आइडिया तो हमें नहीं है, पर लगभग जो दुकानें हैं ना, वो लोगों ने औने पौने दाम पे उन्हें देख के वैसे ही कब्जा कर ली उन्होंने पूरी संपत्ति पे। उन्होंने उनकी संपत्ति एक तरह से खुर्द-बुर्द हो गई है। लोगों ने जैसे 1.5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, उसके बदले जो बल्कि अच्छा टाइम आए तो पैसे दे देना हमारे, उस हिसाब से उन्होंने अपनी चीज़ें रख ली, गिरवी के रूप में रखी थी। कितने पुराना ये जो मार्केट वहाँ पे बना था, वो जगह क्या इनकी खुद की थी? राउंड फिगर शायद 18 के आसपास इन्होंने कंस्ट्रक्शन निर्माण वहाँ पे स्टार्ट किया था। सुसाइड नोट में सुरेश ने 7 लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें सुधीर, सुरेंद्र कुमार, ताराचंद, यूनुस, विजय कुमार, रामनिवास महला और बीजू अड़गासर शामिल हैं। सुसाइड नोट में न केवल 7 लोगों के नाम दर्ज हैं, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि दस्तावेजों और जिन दुकानों और जगहों पर सूदखोरों का कब्जा है, उन्हें परिवार को वापस लौटाया जाए। कोतवाली थाने में एएसआई रतनलाल मीणा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सुसाइड नोट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है और दबिश दी जा रही है। सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। इनकी मांग थी कि मुकदमा दर्ज करो, तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और 7 के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया। कल की हमारी टीमें लगी हुई हैं, वो घर से फरार है। जो इनकी मांगे थी वो हमने पूरी मान ली और अब मुलजिमों की तलाश जारी है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झुंझुनू से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।